हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम जानेंगे मंत्रिमंडल क्या होता है, मंत्रिपरिषद क्या होता है, पीएमओ ऑफिस क्या होता है। तो आइए एक-एक करके सभी चीज़ों को जानना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 73 के बारे में कि आर्टिकल 73 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 73 जो है ये बताता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, कि हमारी जो संघ यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो कहाँ तक है, ठीक? यानी जो केंद्र सरकार है उसकी शक्तियाँ कहाँ-कहाँ तक है और उसको कौन-कौन सी शक्तियाँ दी गई हैं। तो कहा गया है कानून लागू करना, कि कानून लागू करने की जो शक्तियाँ हैं वो होती है केंद्र सरकार के पास, कि पूरे देश के स्तर पर यानी शक्तियाँ तो राज्य सरकार के भी पास होती है कानून लागू करने के लिए अपने स्टेट में। और कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो केंद्र सरकार है, उसकी जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका शक्ति, उसके अंतर्गत उसके पास ये शक्ति है कि वो कानून लागू कर सकती है, प्रशासन चला सकती है, आदेश जारी कर सकती है। और कहाँ तक, यानी किस एरिया में, तो कहा गया है जहाँ तक संसद कानून बनाने के लिए एलिजिबल है, यानी जो हमारी संसद है वो कहाँ तक कानून बना सकती है। तो जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी लॉ वगैरह बनाती है वो पूरे देश के लिए बनाती है। तो जहाँ जहाँ तक चाहे वहाँ वहाँ तक हमारी केंद्र सरकार किसी भी कानून को लागू कर सकती है। इसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है हमारा आर्टिकल 73। तो ये हो गया आर्टिकल 73 के बारे में। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 74 की तरफ। तो आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह और उन्हें सुझाव देने के लिए, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, उनको सुझाव देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक? कि हमारे राष्ट्रपति कोई डिसीजन ले, उस उनको सलाह दे, उनकी सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा जो उन्हें एडवाइस देता रहेगा। तो कहा गया राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता की ज़रूरत होगी। तो अब मंत्रिपरिषद बनेगा कैसे? इसे बनाएगा कौन? इसमें कौन लोग रहते हैं? ये काम कैसे करते हैं? इसमें कौन-कौन से मेंबर वगैरह होते हैं? तो इन सब के बारे में आइए जानते हैं। तो कहा गया है कि जो ये बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगा, इसका मुख्य काम ये होगा कि ये राष्ट्रपति जी को सलाह देने का काम करेगा कि देखिए ये हमने कानून बनाया है, अब हमें लगता है कि इस कानून की आवश्यकता हमारे देश को है, तो अब आप एक काम कीजिए कि इस लॉ को पूरे कंट्री में अप्लाई कर दीजिए, यानी लागू कर दीजिए, घोषित कर दीजिए। तो उनकी सलाह पर राष्ट्रपति जी कोई निर्णय लेते हैं, किसी चीज़ को जारी करते हैं, ठीक? तो ये हो गया कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मंत्रिपरिषद जो है, इसका मुख्य काम होगा राष्ट्रपति को सलाह देना या सुझाव देना। परंतु उसका जो हेड बनाया जाएगा, ठीक? राष्ट्रपति को सुझाव देने का मंत्रिपरिषद का काम है, परंतु मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर। यानी राष्ट्रपति जी से जो बात वगैरह होगी, यानी इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं, ये सारे लोग मिल करके एक काम करेंगे, कोई रिपोर्ट वगैरह बनाएंगे, कोई लॉ वगैरह बनाएंगे, परंतु राष्ट्रपति जी से बात करने के लिए कौन जाएगा? हमारे पीएम साहब जाएंगे, क्योंकि वो पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद के क्या है? हेड हैं। यानी वो अकेला व्यक्ति पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए सभी लोग न मिलने जाएंगे, केवल एक लोग यानी पीएम ही जाकर के मिल लेंगे राष्ट्रपति जी से और सभी बातें वगैरह कर लेंगे। तो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद बनेगा। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करेंगे कौन? पीएम साहब। अब पीएम साहब को नेतृत्व करना है, अगर कोई व्यक्ति है, अब वो कोई कमांड संभालना चाहता है, कोई ग्रुप बनाना चाहता है, तो अब वो अपने पसंद से लोगों को अपने समूह में शामिल करेगा। जैसे किसी व्यक्ति को किसी कार्य के लिए नियुक्त कर दिया गया कि देखो, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल वगैरह बनाना है, तो आपने किसी एक व्यक्ति को कह दिया कि देखो यहाँ पर कॉलेज बनाना है, इसकी ठेकेदारी का काम हम तुम्हें सौंपते हैं। अब यदि उस व्यक्ति ने ठेका ले लिया, तो अब वो ऐसा तो नहीं है जिसको चाहेगा उसी को मन कह देगा कि हमें मज़दूर की आवश्यकता है, जो चाहे वो आ जाए, ऐसा नहीं करेगा। अब वो ये चाहेगा कि उससे अधिक लाभ हो,
इसलिए वो अपनी सुविधा के अनुसार वैसे वैसे मज़दूरों को जो इकट्ठा करेगा जिसकी उसे आवश्यकता होगी, वैसे वैसे मिस्त्रियों को लाएगा जिसकी आवश्यकता होगी। तो उसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, मंत्रिपरिषद का हेड पीएम को बनाया जाता है। तो वो अपनी सुविधानुसार राष्ट्रपति जी से निवेदन करते हैं कि देखिए, यह व्यक्ति सही, इस पद के लिए सही है, इसे इस पद पर नियुक्त कर दीजिए। ठीक, यानी किसी एक को विदेश मंत्री नियुक्त कर दिया उन्होंने, किसी को परिवहन मंत्री नियुक्त कर दिया, किसी को गृह मंत्री नियुक्त कर दिया, किसी को वित्त मंत्री नियुक्त कर दिया। तो ये इस पद पर वित्त मंत्री ये रहेंगे, उसकी सलाह कौन देगा? पीएम जी देंगे। कि जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, कि निर्मला सीतारमण जी को आप एक काम कीजिए कि बना दीजिए क्या, वित्त मंत्री बना दीजिए। तो अब राष्ट्रपति जी को सलाह किसने दी? पीएम ने दी। अब वो क्या काम करेंगे कि उस व्यक्ति को उस पद पर आसीन कर देंगे। तो मंत्रिपरिषद का जो काम होता है वो राष्ट्रपति जी को सलाह देने का काम होता है। ये मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है, जो मुखिया होता है, वो पीएम होता है और उसके अंदर बहुत सारे मंत्री होते हैं। ठीक, मंत्रियों का समूह होता है। तो देखिए, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए मोटी मोटी बात, कि मंत्रिपरिषद जो बनता है राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए बनता है और उसका मुखिया जो होता है वो होता है पीएम। और उसकी संरचना कैसी है मंत्रिमंडल की, मंत्रिपरिषद की, वो अभी देखेंगे। परंतु एक विशेष बात ये है, आर्टिकल संशोधन 42वां और 44वां, जब भारतीय संविधान में 42वां संशोधन किया गया सन 1976 में, तब ये कहा गया कि यदि मंत्रिपरिषद कोई सलाह देता है राष्ट्रपति जी को, तो उसे मानने के लिए राष्ट्रपति जी बाध्य नहीं है। जैसे कि कोई उन्होंने कानून बना दिया, जैसे मान लेते जीएसटी वाला कानून बनाया उन्होंने, कि जीएसटी देश में लागू होना चाहिए। तो अब इन लोगों ने मिल करके एक रिपोर्ट तैयार की कि देखिए, जीएसटी ला देंगे तो देश में ये सारे फ़ायदे होंगे, जीएसटी लागू करना चाहिए। तो अब ये सलाह देने जाएंगे किसे? राष्ट्रपति जी को, कि राष्ट्रपति जी देखिए, हमें लगता है कि जीएसटी अगर लागू कर दिया जाए तो देश में बहुत जो आर्थिक असमानता है बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। तो अब आर्टिकल जो जो 42वां संशोधन था वो राष्ट्रपति जी को पावर देता था कि वो सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर उन्हें पसंद आया तो वो एक्सेप्ट करेंगे, पसंद नहीं आया तो रिजेक्ट कर देंगे। इसके विरोध में आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक, परंतु इससे बहुत सारी समस्याएं हो जाएंगी, कि बहुत से मान लीजिए कि अगर राष्ट्रपति जी जो है किसी दूसरे राज्य के बहकावे में आ गए, किसी दूसरे देश के बहकावे में आ गए और वो किसी और की बात सुन रहे हैं, और जितने सारे अच्छे अच्छे नियम कानून बनाए जा रहे हैं वो बार बार रिजेक्ट करते जा रहे हैं, रिजेक्ट करते जा रहे हैं। तो ऐसा भी अगर होने लगे बार बार तो उससे देश को हानि होगी। तो इसीलिए 44वां संशोधन किया गया 1978 में, और ये कह दिया गया कि राष्ट्रपति जी हर बार फैसले को टाल नहीं सकते। 42 में तो ये कहा गया था कि वो सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, इच्छा है तो माने, नहीं इच्छा है तो ना माने। परंतु 44वां संशोधन करके कहा गया कि देखिए, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी शक्ति दी जाएगी तो उसका हो सकता है कि भविष्य में चलकर कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए जो इस शक्ति का गलत उपयोग करे। तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी को हम पावर देंगे, परंतु केवल एक बार पुनर्विचार की शक्ति देते हैं। एक बार पुनर्विचार का मतलब कि अगर आपने कोई लॉ बनाया, कोई कानून वगैरह, मतलब कोई बिल पास किया और ले गए राष्ट्रपति जी के पास, राष्ट्रपति जी ने पढ़ा तो उनको लगा कि नहीं, अभी ये कानून अभी लागू नहीं करना चाहिए, इसका सही समय नहीं आया है, या इसमें कुछ गलतियाँ उन्हें दिखाई दी, तो वो मना कर देंगे, कहेंगे कि नहीं, इसमें ये त्रुटियां हैं, हम इसे लागू नहीं कर सकते, इसे हम लागू करने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ऐसा हो जाएगा। तो जब कभी भी, तो वो क्या कहेंगे कि आपको पुनर्विचार के लिए दिया जाता है। पुनर्विचार का मतलब कि इसमें हमें कुछ कमियां नज़र आ रही हैं, आप जाइए इन कमियों को सुधार कर लाइए, सुधार कर लाएंगे तो हम सिग्नेचर कर देंगे। परंतु अगर राष्ट्रपति जी ने एक बार रिजेक्ट कर दिया, फिर वो बिल कहाँ गया? मंत्रिपरिषद के पास गया। मंत्रिपरिषद में उस बिल को चेक किया गया, और चेक करने के बाद भी उन लोगों को लगा कि हाँ, अब सही है, एक आध दो गलतियाँ थी, उन लोगों ने उसे सही कर दिया। अब उसके बाद ले जाएंगे वो फिर किसके पास? राष्ट्रपति जी के पास। तो इस बार राष्ट्रपति जी बाध्य हैं सिग्नेचर करने के लिए, उस बिल को एक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि उनके पास केवल एक ही बार पुनर्विचार की शक्ति है। केवल एक ही बार वो किसी बिल को टाल सकते हैं। यदि वही बिल दोबारा पास होकर के जाएगा उनके पास,
तो उन्हें उस पर सिग्नेचर करने होंगे। ठीक, तो ये राष्ट्रपति की एक तरह से बाध्यता भी समझ सकते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं थी, यानी 1976 से पहले राष्ट्रपति बाध्य नहीं थे, मगर 1978 में राष्ट्रपति की एक लिमिट बना दी गई कि एक बार से अधिक आपके पास अगर कोई बिल जा रहा है, इसका मतलब वो सही है, तभी बार बार उसे मंत्री परिषद जो है वो उसे अलाउ कर रहा है कि नहीं ये चीज़ें अच्छी है, इसे अप्लाई करना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो प्रेसिडेंट है उन्हें उस बात को मानना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो कहा गया है कि रियल पावर, यानी देश को चलाने की जो रियल पावर होती है वो वास्तव में पीएम के पास होती है, क्योंकि प्रेसिडेंट जो होते हैं वो कोई पर्सनल लेवल पे मतलब देश के लिए कोई कानून वगैरह नहीं बनाते। जैसे मोदी जी अगर खड़े होकर के बोल दें कि हमें नोट बंद करना है, कल 12 बजे के बाद सभी के सभी नोट बंद हो जाएंगे, पुराने 200 के नोट बंद हो जाएंगे, तो अब क्या होगा कि उन्होंने डायरेक्ट क्या कर दिया, लॉ बना दिया। मगर कभी भी प्रेसिडेंट इस तरह लॉ नहीं बना सकते, इस तरह वो कोई कानून नहीं बना सकते देश के लिए। वो केवल ऑफिशियल वर्क के लिए होते हैं। जैसे आपने कोई कानून बनाया तो बनने के बाद देख लेंगे हाँ सही है, साइन कर देते हैं, उनको साइन करने के लिए केवल रखा गया है। जैसे घर में एक सदस्य होता है ना, कि एक बहुत वृद्ध आदमी रहता है जैसे दादा वगैरह, तो सारे घर, अब दादाजी चलने लायक है नहीं, तो घर के सारे काम वगैरह कौन करेंगे, पिताजी करेंगे। पिताजी जाएंगे कहीं, उन्होंने ज़मीन वगैरह लिखवा ली, ये सारे काम वाम कर लिए, फिर बाद में उनको लाकर दिखाएंगे कि देखिए पिताजी ये काम करने जा रहे, सही है कि नहीं, कहेंगे हाँ सही है, अब क्या ही कहें, अब तो तुम ही लोगों को करना है, जैसे करना चाहो कर सकते हो। तो वही बात होती है, राष्ट्रपति जी दादा की तरह हैं कि दादाजी बस हाँ चलो अब आप ही लोगों को संभालना है। तो देश को संभालने का काम वैसे रियल में पीएम ही करते हैं, प्रेसिडेंट तो बस वैसे ही है नाम के। ठीक, तो ये हो गया कि रियल जो पावर होती है एग्जीक्यूटिव की वो पीएम के पास होती है, ऑफिशियल जो पावर होती है, लिखित पावर जो होती है वो होती है प्रेसिडेंट के पास। तो अब आइए समझते हैं कि मंत्रिपरिषद जो इन्हें एडवाइस देता है हमारे प्रेसिडेंट को, उसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए, मंत्रिपरिषद ऐसा है कि ये मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद के जो हेड होते हैं वो होते पीएम। अब मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक को कहा जाता है कैबिनेट मंत्री, एक होता है राज्य मंत्री, एक होता है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री किसे कहा जाता है? कैबिनेट मंत्री जो होता है किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, कि अब उस डिपार्टमेंट के जो सबसे सुप्रीम, अब जो लास्ट डिसीजन होगा वो उसी व्यक्ति का होगा। जैसे परिवहन मंत्री बना दिया गया नितिन नितिन गडकरी जी को, कि अब रोड वगैरह हाईवे कहाँ से निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना है। तो बहुत सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं कि ऐसे निकाला जाए तो ये सही होगा, वो सही होगा। फिर लास्ट में, मगर लास्ट जो डिसीजन आएगा वो किसका होगा? नितिन गडकरी जी का, क्योंकि वो उस विभाग के हेड हैं। तो किसी विभाग का जो हेड होता है उसी को कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। जैसे विदेश मंत्री हो गए, ठीक, वित्त मंत्री हो गए, आयात मंत्री हो गए, फिर उसके बाद परिवहन मंत्री हो गए। तो ये इन सारे मंत्रियों को, गृह मंत्री हो गए, इन सभी व्यक्तियों को कहा जाता है कैबिनेट मंत्री। मगर एक बात और, कि एक व्यक्ति जो एक कैबिनेट मंत्री, जरूरी नहीं कि वो एक ही पद पर हो, वो एक से अधिक पोस्ट पर भी हो सकता है। जैसे नितिन गडकरी जी को ही मान लीजिए कि अभी वित्त मंत्री नहीं मिल रहे हैं, वित्त मंत्री नहीं मिल रहे हैं, तो नितिन गडकरी जी को कह दिया गया कि आप परिवहन मंत्री भी बन जाइए और आप वित्त मंत्री भी बन जाइए। तो एक ही मंत्री दो दो पदों का कार्य संभाल सकता है, कि एक कैबिनेट मंत्री जरूरी नहीं है कि वो केवल एक ही पद के लिए कैबिनेट बने, वो एक से अधिक पद के लिए भी कैबिनेट नियुक्त किया जा सकता है। तो ये कैबिनेट मंत्री समझ में आया कि कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा और आप उस डिपार्टमेंट के हेड होंगे, तो उसे कहा जाएगा कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री के बाद आते हैं राज्य मंत्री। अब दिया गया राज्य मंत्री, इंग्लिश भी होती है स्टेट मिनिस्टर, मगर स्टेट मिनिस्टर का मतलब ये नहीं है कि वो किसी राज्य से होंगे, नहीं, वो केवल नाम दिया गया है, वो व्यक्ति कहीं से भी हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं कि राज्य मंत्री का मतलब अब उत्तर प्रदेश का राज्य मंत्री केवल ये नहीं, उसमें ये स्टेट वाला बात नहीं है। ठीक, उत्तर प्रदेश झारखंड ऐसा नहीं, वो केवल एक नाम दिया गया। जैसे पहले था ना राजमिस्त्री, राजमंत्री, तो राजमंत्री को संशोधित करके राज्य स्टेट बोल दिया गया, मगर स्टेट का मतलब जरूरी यहाँ पर उस वाले राज्य से नहीं लिया गया है। तो एक होते हैं स्टेट मंत्री,
स्टेट मंत्री के जो संख्या होती है वो कैबिनेट मंत्री की संख्या के बराबर होती है, कि जितने कैबिनेट होंगे उतने ही राज्य मंत्री होंगे। अब कैबिनेट मंत्री का तो आपने काम समझ लीजिए कि वो किसी भी डिपार्टमेंट के हेड होंगे, उस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ जो लास्ट डिसीजन होगा उन्हीं का होगा। और उसके बाद जो राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री को कहा जाता है हेल्पर ऑफ कैबिनेट, कि उनको रखा गया है कैबिनेट मंत्री की हेल्प करने के लिए। जैसे कैबिनेट मंत्री किसी विदेशी दौरे पर गए हैं, उनका स्वास्थ्य सही नहीं है और मंत्री परिषद में उनकी ज़रूरत है, तो उस समय उनका नेतृत्व करेंगे राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री क्या होते हैं? हेल्पर ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री की मदद करने के लिए, उनका सहयोग करने के लिए, ठीक। और उसी तरह अब कभी कभी ये भी हो सकता है कि एक कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री का एक स्टेट मंत्री है, एक स्टेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मंत्री बीमार हो गया, स्टेट मिनिस्टर भी बीमार हो गया, तो अब कौन रिप्रेजेंट करेगा उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? तो राज्य मंत्री के सहयोग के लिए उप मंत्री को रखा जाता है। अब उप मंत्री की संख्या बहुत कम हो गई है, यानी केवल कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो अपना उप मंत्री रखते होंगे, नहीं तो उप मंत्री की संख्या बहुत ही घट गई है। केवल 2-4 मिल जाएंगे आपको मुश्किल से, नहीं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कैबिनेट मंत्री मिलेंगे आपको, स्टेट मिनिस्टर मिलेंगे, और उप मंत्री जो होते हैं वो होते हैं राज्य मंत्री की हेल्प के लिए। अब बात ये करें कि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो सदस्य बन रहे हैं, यानी जो व्यक्ति इस पद पर आसीन हो रहे हैं, वो लोकसभा से आते हैं या राज्यसभा से आते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए आप, ये कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप लोकसभा के सदस्य हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं। प्राइम मिनिस्टर ने देखा कि इस व्यक्ति के पास एक धन आर्थिक स्थितियों का लेखा जोखा करने की क्षमता अच्छी है, इसे वित्त मंत्री बनाया जा सकता है। तो अब वो ये नहीं देखेगा कि आप लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, कुछ नहीं। अब वो जाएगा प्रेसिडेंट जी से कहेगा कि ये व्यक्ति हमें पसंद आया, इसे आप वित्त मंत्री नियुक्त कर दीजिए। अब वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो क्या बन जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाएगा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के सदस्य हो सकते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा, भारत सरकार ने ये किया, भारत सरकार ने वो किया। भारत सरकार है क्या? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ही भारत सरकार कहा जाता है, ठीक। कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, जो मिनिस्टर्स का ग्रुप है और उसमें जो हेड पीएम है, उन सभी लोगों के ग्रुप को भारत सरकार कहा जाता है। ये लोग ही कोई नियम वगैरह बनाते हैं और ले जाते हैं राष्ट्रपति जी के पास, सिग्नेचर वगैरह करवा कर लाएंगे और बन जाएगा क्या? कानून बन जाएगा, ठीक। तो जो मंत्रिपरिषद है उसी को कहा जाता है भारत सरकार। अब इसके अंदर जो कैबिनेट मंत्री रखे गए हैं, यानी वो कैबिनेट मंत्री हो, स्टेट मिनिस्टर हो या सब मिनिस्टर हो, ठीक, यानी कि इन तीनों मंत्रियों में से कोई भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, यानी उनका जो स्थान है वो फिक्स नहीं है। राष्ट्रपति जी को अगर उनका काम पसंद नहीं आया तो वो जब चाहे तब उसे हटा सकते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है, कि कोई भी व्यक्ति मंत्रिपरिषद में अपने पद पर बना हुआ है तब तक जब तक राष्ट्रपति जी की इच्छा है। अगर उससे कोई त्रुटि हुई, राष्ट्रपति जी को उसका काम पसंद नहीं आया या पीएम को उसका काम पसंद नहीं आया, वो जाकर प्रेसिडेंट से कहेंगे कि देखिए ये व्यक्ति अब सही से काम नहीं कर रहा है, इस काम को संभालने योग्य नहीं है, अब दूसरा व्यक्ति हमने खोज लिया, इसे हटा दीजिए और उस व्यक्ति को नियुक्त कीजिए। तो वो जब चाहे तब हटा सकते हैं, उसमें कोई कार्यकाल फिक्स नहीं होता है कि इतने समय के लिए बनेंगे, ये बनेंगे, वो बनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। अब एक आता है, एक हो गया मंत्रिपरिषद, एक आता है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर में क्या होता है कि इसमें एकाक दो कैबिनेट मंत्री को रख लिया जाता है। अब वो कोई भी कैबिनेट मंत्री रह सकता है। पहले इसके कार्य को समझिए कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है। इसका कार्य होता है किसी एक विशेष मुद्दे पर एकदम गहरी जांच करना और उसकी रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को देना। जैसे मान लीजिए जीएसटी है, तो जीएसटी लागू करने के बाद हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट वगैरह हैं, ठीक, उन सब चीज़ों को हमें समझना है। तो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे कि अच्छा इस चीज़ के बारे में हमें पता करना है, तो वो एक ग्रुप बना देंगे मंत्रियों का
ठीक, जिसके अंदर उन्हें लगेगा कि होम मिनिस्टर को भी रहना चाहिए और फाइनेंस मिनिस्टर को भी रहना चाहिए, तो उन दोनों को रख देंगे और 2-4 मिनिस्टर और रख देंगे अलग-अलग, ठीक। यानी एकाध 2 कैबिनेट मंत्री और 2-4 नॉर्मल मंत्री यानी राज्य मंत्री रख देंगे और कहेंगे कि आप लोगों का ये काम है कि इस मुद्दे पर एकदम बढ़िया से जाँच कीजिए और हमें रिपोर्ट दीजिए, ठीक। तो इन लोगों का काम होता है कि किसी विशेष मुद्दे पर गहन जाँच करके उसकी रिपोर्ट देना। जैसे ही जाँच खत्म होएगी, वो जो ग्रुप बना है उस ग्रुप को समाप्त कर दिया जाएगा। मतलब वो अस्थायी नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। जब तक काम चल रहा है तब तक ग्रुप बना है, काम खत्म ग्रुप खत्म, ठीक। तो इसे जब चाहे तब मंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं। तो मंत्रिमंडल का जो मुख्य काम होता है वो किसी विशेष मुद्दे पर गहरी जांच करने का होता है और ये अस्थायी सदस्य होते हैं, यानी जब तक काम चल रहा है तब तक आप ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हैं, काम खत्म, आपका ग्रुप खत्म, आप जाइए। फिर उसके बाद यहाँ के तो सदस्य हैं ही, क्योंकि इन्हीं में से कुछ लोगों को निकाल करके मंत्रिमंडल बनाया जाता है। इसके जो हेड होते हैं वो पीएम होते हैं। तो ये आपने समझ लिया मंत्रिमंडल के बारे में। अब देखते हैं पीएमओ। पीएमओ का मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस क्या होता है? बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ताकतवर चीज़, ठीक। यानी इन लोगों जो अगर कोई कह दे कि हम पीएमओ के मेंबर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के सदस्य हैं, सब लोग एकदम एक साइड हो जाएंगे, हट के जाने दीजिए उनको, पहले रास्ता दीजिए, ठीक। पीएमओ का मतलब क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ठीक। कि ये जो ऑफिस है वो किसका है? प्राइम मिनिस्टर का। उसके अंदर कुछ लोग काम करेंगे। वो लोग कौन होते हैं? जो सीनियर रैंक के आईएएस वगैरह अधिकारी होते हैं, जिन्होंने कई साल सर्विस की है, ठीक। तो उन लोगों को बनाया जाता है पीएमओ ऑफिस का मेंबर, ठीक। वो लोग पीएमओ ऑफिस के मेंबर बनते हैं। जो सचिव होते हैं, जो सेक्रेटरी होते हैं, यानी आईएएस ऑफिसर का सबसे हायर पोस्ट जो है, उस व्यक्ति को बनाया जाता है पीएमओ ऑफिस का मेंबर। और ये जो मेंबर होते हैं वो स्टेबल होते हैं, अस्थायी होते हैं, उनको हटाया नहीं जाता है। जो लोग बन गए। अब मतलब रिटायरमेंट का जो एज होगा वो एज होगा, उससे पहले उनको कोई नहीं हटा सकता। तो ये होता है पीएमओ ऑफिस। पीएमओ ऑफिस का भी हेड होता है पीएम। मंत्रिमंडल का यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का भी हेड होता है पीएम। और इसमें भी हेड होता है कौन? पीएम। तो ये हो गया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में। और इनका जो काम होता है वो राष्ट्रपति जी यानी प्राइम मिनिस्टर को नई नई नीतियों के बारे में समझाना, चीज़ों को समझाना कि देश में अगर ऐसा मुद्दा चल रहा है तो आपको ऐसा चलना चाहिए। जानते हैं आईएएस अधिकारी है हायर रैंक का, जिसने अपनी फील्ड में 20-25 साल ऐसे सर्विसेज दी हैं, तो उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस होगा। तो एक्सपीरियंस के बेस पर वो उन्हें सजेशन देते हैं कि देखिए ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, आपको ऐसे ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए। तो पर्सनली लेवल पे आप कह सकते हैं पीएम को सजेशन देने के लिए होता है पीएमओ ऑफिस, और पीएम को सजेशन देने के लिए पीएमओ ऑफिस, पीएम को रिपोर्ट देने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, और प्रेसिडेंट को एडवाइस देने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो लोकसभा में अब देखिए आर्टिकल 74 देखिए आपने, आर्टिकल 75 देखिए यहाँ पर है। आर्टिकल 75 में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद है वो लोकसभा में सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। यानी जब कभी भी आपको पार्लियामेंट में बुलाया गया, संसद भवन में बुलाया गया और कोई गलती होती है भारत सरकार से, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो वित्त मंत्री जी की त्रुटि है, वित्त मंत्री जी ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, रिपोर्ट ऐसे जारी कर दी। नहीं, ये पूरा का पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिम्मेदार होगा यदि भारत सरकार से कोई त्रुटि होती है तब। यही कहा गया है आर्टिकल 75 में कि लोकसभा में सामूहिक रूप से यानी इनका पूरा का पूरा ग्रुप उत्तरदायी होगा, यानी किसी भी सवाल के लिए, किसी भी जवाब के लिए पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इतनी छोटी मोटी भी जिम्मेदारी नहीं होती। अगर त्रुटि किसी एक से हुई है तो सुनना सबको पड़ता है, सभी को झेलना पड़ेगा। इसीलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति बहुत सोच समझ कर की जाती है। पीएम करते हैं किसके, और नियुक्त कौन करते हैं? सलाह देंगे पीएम और उनको नियुक्त करेंगे प्रेसिडेंट साहब। तो आई होप आपको जो आज आर्टिकल्स पढ़ाए गए, जो चीज़ें बताई गई, वो अच्छे से समझ में आई होंगी। जो चीज़ें ना समझ में आई हो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर कमेंट में दिया जाए। नहीं तो यदि आपका प्रश्न अच्छा रहा है तो अगले वीडियो में उसके उत्तर को देने का प्रयास करेंगे।
तो अगर आज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही नई चीज़ों को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।